आज की तारीख में पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसका हिस्सा पानी में डूबा हुआ नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक 50% से ज़्यादा एरिया पाकिस्तान का अभी पानी में डूबा हुआ है और ये भी एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान को करीब $10 बिलियन का माली नुकसान और 1000 से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है और हो सकता है कि ये फिगर हकीकत से कहीं ज़्यादा कम या फिर आने वाले वक्त में और ज़्यादा हो जाए। अब अगर हम इसके पीछे के रीज़न को समझने की कोशिश करें तो बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। विद टाइम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसकी वजह से इस साल पाकिस्तान में तारीखी बारिशें हुई हैं। तो कुछ का कहना है कि भाई हमारे ऊपर इंडिया ने पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो कुछ का कहना है कि भाई इन दोनों रीजंस ने अपना अपना किरदार निभाया है। अब कौन सा रीज़न कितना वैलिड है इसको तो हम समझ लेंगे, लेकिन अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें यानी ऐसा क्या होता जिससे ये ना होता, तो बहुत से लोगों का, बहुत से माहिरीन का, एक्सेप्ट हमारे ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के, ये मानना है कि अगर काला बाग डैम बना लिया होता या बन गया होता तो हालात कुछ मुख्तलिफ होते और टू सम एक्सटेंट फ़ायदेमंद भी। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं कि काला बाग डैम है क्या, इसे बनाया क्यों नहीं जा रहा, अगर ये बन गया तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिलेगा और अगर ना बना तो क्या नुकसान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, काला बाग डैम है क्या। तो देखें, काला बाग डैम बेसिकली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एज वेल एज एक अर्थ फिल्ड डैम है, यानी इससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं और पानी की स्टोरेज भी। इस डैम को ज़िला मियांवाली के शहर काला बाग में दरियाए सिंध पर बनाने पर प्रपोज किया गया है। कब? आज से 40 साल पहले। लेकिन अफसोस के साथ अभी तक इस डैम को बनाया नहीं गया। अब वो क्यों? तो इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं, या यूं कहा जाए कि दो सूबे हैं, KPK, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध। पहले अगर KPK के केस को समझें और इसी के साथ मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि देखें, डैम के सिर्फ फ़वाइद नहीं होते बल्कि डैम बनाने के नुकसानात भी होते हैं। जैसे डैम बनाने की वजह से बहुत सा एरिया जो है वो गैर इस्तेमाल हो जाता है, उसे आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को हिजरत करनी पड़ती है, दूसरे इलाकों में माइग्रेट करना पड़ता है। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर हम इसके फ़वाइद को देखें, इसकी ज़रूरत को समझें, ख़ास करके पाकिस्तान के केस में, तो वो इससे कहीं ज़्यादा है। अब KPK का ये कहना है कि अगर ये डैम बनता है तो इसके बहुत से इलाके ज़ेर-ए-आब हो जाएंगे क्योंकि काला बाग डैम प्रोजेक्ट KPK के बॉर्डर से लगता है। लेकिन अगर हम इन क्लेम्स की हकीकत को समझें तो मालूम होता है कि ये सारे के सारे क्लेम्स झूठे और गलत हैं, क्योंकि काला बाग डैम की हाइट 915 फीट रखी जाएगी और ये हाइट भी सिर्फ कुछ महीने यूटिलाइज़ की जाएगी, उन महीनों में जिनमें वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है। और अगर हम इन इलाकों की बात करें जिसकी बातें KPK के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, जैसे कि नौशेरा, मर्दान, सवाबी, तो इन सब की हाइट 915 फीट से ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो चांस ऑफ फ्लड। और ये जितने भी क्लेम्स हैं ये गलत और झूठे हैं। इसके बाद अगर हम सिंध की बात करें तो भाई सिंध का केस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पुराना है और सिंध का जो मसला है वो डायरेक्ट पंजाब से है। आज से करीब 120 साल पहले भी सिंध और पंजाब के दरमियान पानी को लेकर मसले थे। फ़र्क इतना है कि पहले अंग्रेज़ इसे सॉल्व किया करते थे और आज के वक्त में हम इसे लटका रहे हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त से ही पाकिस्तान के एक्सटर्नल इंडिया से और इंटरनल मेनली पंजाब और सिंध के दरमियान पानी को लेकर इख्तलाफात शुरू हो गए। अब इंडिया के साथ मसलों को सॉल्व करने के लिए 1960 में एक वाटर ट्रीटी साइन की गई। इस एग्रीमेंट के तहत तीनों ईस्टर्न रिवर्स रावी, सतलज, बियास ये इंडिया को दे दिए गए कि भाई उसकी मर्ज़ी कि वो जो चाहे, वो चाहे तो इसे ज़ाया करे, वो चाहे तो इसे स्टोर करे या फिर वो चाहे तो इसे बहने दे। ऑन अदर हैंड तीनों वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान को दे दिए गए। अब ये डील पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी या फिर बुरी थी इस पर तो फिर कभी बात करेंगे। समझने वाली बात यह है कि इस डील के तहत पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी को लेकर जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए। अब अगर हम इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो उससे भी सॉल्व करने के लिए काफ़ी टॉक्स बुलाई गई पर उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन फिर 1991 में चारों सूबों के दरमियान एक एकॉर्ड, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, वाटर अपोर्चमेंट एकॉर्ड ऑफ 1991। ये एकॉर्ड अभी भी ज़ेर इस्तेमाल है। इस एकॉर्ड में टोटल 14 क्लोजेज हैं जो कि इस बात को डिफाइन करते हैं कि पानी को किस तरह कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ऑल्थो ये एक मेजर स्टेप, मेजर एग्रीमेंट था चारों प्रोविंसेस के दरमियान, लेकिन इस एकॉर्ड में मेन क्लोजेज के साथ साथ ऐसे क्लोजेज भी हैं जिनमें एम्बिगिटीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हर सूबा, खास करके पंजाब और सिंध, अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट करते हैं जो उन्हें सूट कर रहा हो। तो चलें जानते हैं इस एकॉर्ड के मेन क्लोजेस को भी और उन क्लोजेस को भी जिनमें शक व शुबात पाए जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने क्लोज नंबर 2 से, जो कि इस बात को डिफाइन करता है कि पानी को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोविंसेस के दरमियान।
अब ये क्लोज कहता है कि जितना भी पानी इंडस रिवर सिस्टम में आएगा उसका 48.92% पंजाब को, 42.64% सिंध को, 5.05% खैबर पख्तूनख्वा को और 3.38% बलूचिस्तान को। इसके बाद क्लोज नंबर 4 जो कि इस बात को बताता है कि जितनी भी बैलेंस रिवर सप्लाईज है, आई मीन आपका ये जो फ्लड का पानी है, आपकी ये जो स्टोरेज का पानी है, इसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके के दरमियान 37%, 12% और 14% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम इस अकॉर्ड का क्लोज नंबर 14 का पार्ट ई दूसरे सूबों को ये इजाज़त देता है कि वो किसी और सूबे का सरप्लस वाटर, आई मीन वो वाटर जो उनके इस्तेमाल में नहीं है, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि इस अकॉर्ड में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि ये रिवर बैलेंस सप्लाईज में और सरप्लस वाटर में क्या फ़र्क है, इसलिए जितना भी पानी बेस लाइन वॉल्यूम जो कि 144.749 GM³ है, इससे जितना भी ज़्यादा पानी होता है उसे सरप्लस समझा जाता है। अब क्योंकि इस अकॉर्ड में सरप्लस वाटर का इस्तेमाल करने की इजाज़त है, इसलिए पंजाब इसको इस्तेमाल कर लेता है, जो बलूचिस्तान और केपीके का हिस्सा है उसे इस्तेमाल कर लेता है। अब इस केस में वो सिंध का हिस्सा नहीं खा रहा, बल्कि अपनी लोकेशन की वजह से वो सिंध के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदे में है। फर्दर मोर इस अकॉर्ड के क्लोज 14 का पार्ट भी कहता है कि इन केस ऑफ शॉर्टेज अगर पानी 144.749 GM³ से कम होता है तो ईयर 1977 से लेकर 82 तक जो एवरेज यूज़ था प्रोविंसेस का, उसे एज अ गाइडलाइन इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्योंकि उस वक्त पंजाब का इस्तेमाल ज़्यादा था, इसलिए उसका शेयर भी ज़्यादा था, विच मीन्स कि इन केस ऑफ शॉर्टेज पंजाब तो फ़ायदे में है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर सूबा अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट करता है, इसलिए पंजाब इसकी जो पहली लाइन है उसे बेसिस बनाकर कहता है कि भाई उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऑन अदर हैंड सिंध कहता है कि भाई इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो आने वाला नया डेटा होगा उसे इसके साथ एडजस्ट किया जाएगा। लास्टली इस अकॉर्ड का क्लोज नंबर 5 कहता है कि जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी वाटर सप्लाईज को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। अब सिंध इसको बेसिस बनाकर कहता है कि भाई कराची का हिस्सा अलग होना चाहिए सिंध से, उसे ये 42.64% में नहीं निपटाना चाहिए, बल्कि इसका जैसे खैबर पख्तूनख्वा के सिविल कनाल्स के लिए एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह कराची के लिए भी एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितना पानी सिंध को दिया जा रहा है वो कम है क्या? तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक हर साल सिंध कोटरी बैरिज से एनवायरमेंटल फ्लो के लिए 4.44 GM³ पानी अरेबियन सी में डालना ज़रूरी है, लेकिन सिंध इससे कहीं ज़्यादा पानी उसमें डालता है, विच मीन्स वो इतना ज़्यादा पानी ज़ाया कर देता है, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि हो सकता है कि सिंध को पानी कम दिया जा रहा हो, लेकिन जितना दिया जा रहा है वो भी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और हद डर्मी की वजह से ज़ाया हो रहा है। फर्दर मोर अगर हम ख़ास करके कराची की बात करें तो अगर आप चाहें तो आपको पानी मिल ही जाता है ख़रीद कर, आई मीन टैंकर्स डलवा कर। अब ये टैंकर्स में जो पानी होता है वो तो ना किसी और मुल्क से और ना ही किसी और प्रोविंस से इंपोर्ट किया जाता है, बल्कि ये वही पानी होता है जो सिंध को दिया जाता है, लेकिन इस शहर के लोगों को ख़रीद कर पीना पड़ता है, विच मीन्स सिंध को तो पानी मिल रहा है लेकिन सिंध के लोगों को नहीं मिल रहा है। बहरहाल अगर हम अपनी डैम की बात की तरफ आएँ तो सिंध के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि अगर कालाबाग डैम बनता है तो सारा पानी पंजाब के पास चला जाएगा और सिंध पानी से मर जाएगा। इसलिए बहुत से हमारे सो कॉल्ड कराची के रिप्रेजेंटेटिव्स इस डैम को सिंध का डेथ वारंट, एंटाई सिंध या फिर एंटाई पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हकीकत में इस डैम का ना बनना पाकिस्तान के लिए और ख़ास करके सिंध के लिए डेथ वारंट साबित हो सकता है। देखें अगर ये डैम बना तो इससे करीब 36,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी। अब क्योंकि ये बिजली पानी का इस्तेमाल करके बनाई जाएगी तो ये ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगी और चीप भी होगी। इसकी वजह से हर साल पाकिस्तान के $4 बिलियन बचेंगे। इसके बाद अगर ये डैम बना तो सिंध का 10 लाख और केपीके का 8 लाख एकड़ लैंड जो है वो इससे मुस्तफिज होगा, क्योंकि ये डैम टोटल 65 लाख एकड़ फीट वाटर प्रोवाइड करेगा। फर्दर मोर अगर ये डैम बना तो फ्लड्स का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में ये पानी जो सड़कों पर घूम रहा है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ऑन अदर हैंड अगर ये डैम ना बना तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध और बलूचिस्तान को होगा, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका वाटर फ्लो विद टाइम कम होता जा रहा है और इसकी वजह से आने वाले वक्त में सिंध और बलूचिस्तान सीवियर वाटर क्राइसिस फेस कर सकते हैं बनिस्बत पंजाब के, क्योंकि देखें पानी जहाँ से बहता हो, जहाँ से गुजरता हो, वो जगह कभी सूखी नहीं रहती। फर्दर मोर अगर आने वाले वक्त में भी ऐसी ही बारिशें हुई जैसे कि आज के वक्त में हुई हैं, जिसके बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ती ही चली जा रही है और इसी के साथ इंडिया ने भी हम पर पानी छोड़ दिया, तो हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा ख़तरनाक फ्लड्स आएंगे।
इसकी वजह से एक तरफ हमारा मुल्क तबाह हो बर्बाद होगा और दूसरी तरफ ये पानी जो हम स्टोर करके फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते थे वो भी ज़ाया हो जाएगा। इसी के साथ ही दो बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। पहली ये कि देखें, ख़ास करके हमारी यंग जनरेशन, कि ये डैम का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना बना तो ना शॉर्ट टर्म में और ना ही लॉन्ग टर्म में हमें इससे कोई फ़ायदा मिलेगा। और ये बात हमें हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो लोग हैं उन्हें भी समझानी होगी, क्योंकि लगता ये है कि इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। और ये तभी मुमकिन है जब हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को इस प्रोजेक्ट के बनने के फ़वाइद और ना बनने के नुकसानात बताएं। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी जेन्युइन मसले हों, कोई और भी जेन्युइन क्लेम्स हों, लेकिन उसे बातचीत के थ्रू सॉल्व किया जाना चाहिए। कोई भी चीज़ नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर नहीं होती, और ये जो फ्लड्स हैं और ये जो पानी के मसाइल हैं, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आने वाले वक्त में भी आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।